प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साढ़े दर्पण में। तो जैसा कि पता है आपको कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ से टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न बनता है। ठीक है, हिंदी के प्रमुख गीत नाट्य या काव्य नाट्य कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैंने 20-25 लिए हैं, लेकिन आपको पढ़ने कौन कौन से हैं जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, उसको चलिए देख लेते हैं। और यहीं पर हम करेंगे हमारी जो साहित्य शास्त्र या यूं कहें काव्य रचनाएं हैं, संस्कृत आचार्यों की जो काव्य रचनाएं हमारे इकाई 3 में लगी हुई हैं, उसको भी हम देखेंगे कौन कौन है जिनको आपको अच्छे से याद रखना है। तो पहले इसको देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। एक कमेंट करके अपना फीडबैक भी आप सेंड कर सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, करुणालय आपको याद रखना है, प्रसाद कृत है। प्रथम गीत नाट्य यही है, 1912 में प्रकाशित हुई थी। आगे आता है पंचवटी प्रसंग। पंचवटी प्रसंग निराला जी का है, 1923 में प्रकाशित हुआ है। अनघ है। ठीक है, अनघ है जो कि अनघ आता है 1925 में, मैथिली शरण गुप्त कृत है। ये सभी कैसे हैं, गीत नाट्य हैं। ठीक है, गीत नाट्य या यूं कहें काव्य नाट्य। गीत नाट्य का अर्थ होता है जिस जो कुछ गेय हो। ठीक है, जिसको गा कर या जिसमें सभी जो पंक्तियां हैं, सभी पंक्तियों को काव्य के रूप में सजोया जाए। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि आपने यदि अंधा युग को पढ़ा होगा तो आप देखेंगे कि जितनी पंक्तियां हैं केवल गेय हैं, उसको गाकर ही या उसका जब नाट्य रूपांतरण होता है तो उसको पूरे जितने भी दर्शक, जितने भी हमारे उसमें नाटक कलाकार हैं, जो अपनी भूमिका निभाते हैं, वो सब उसको उसका वाचन केवल गेय के माध्यम से गाकर ही करते हैं। स्वर्ण विहान है हरिकृष्ण प्रेमी का, 1930 में प्रकाशित हुआ है। तारा भक्ति चरण वर्मा का, ये भी गीत नाट्य है। ठीक है, तो बताऊंगी लास्ट में कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज्योत्सना पंत जी का है, 1934 में प्रकाशित हुआ है। मत्स्यगंधा है उदय शंकर भट्ट का, 1937 में प्रकाशित हुआ है। विश्वामित्र है उदय शंकर भट्ट का ही, 1938 में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, राधा है उदय शंकर भट्ट का, तो इनका मत्स्यगंधा सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मत्स्यगंधा उदय शंकर जी का इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि स्नेह या स्वर्ग सेठ गोविंद दास का है, 1946 में प्रकाशित हुआ है। यूनान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। ठीक है, आगे है सांझ की सृष्टि की सांझ और अन्य काव्य नाट्य है। सिद्धांत कुमार सृष्टि की सांझ, लौह देवता, संघर्ष, विकलांगों का देश, बादलों का शाप। ठीक है, ये इनके हैं, तो देख लीजिएगा। आगे बताऊंगी, हाँ इंपॉर्टेंट है ये पंत जी के। ठीक है, पंत जी के रजत शिखर, शिल्पी और सवर्ण, ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। और थोड़ा सा आगे भी मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आपको करुणालय याद रखना पड़ेगा अच्छे से, पंचवटी प्रसंग है, आनक है, फिर मत्स्यगंधा है। ठीक है, ये 4 हो गए। आगे आगे आती हूँ, तो आगे आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा, हाँ ये पंत जी के ये सभी याद रखने पड़ेंगे आपको, रजत शिखर, शिल्पी, सवर्ण। ठीक है, सवर्ण को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन रजत शिखर और शिल्पी को आपको याद रखना पड़ेगा। फिर कालिदास का उदय शंकर भट्ट, कालिदास उदय शंकर भट्ट ने लिखा है 1953 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हाँ, अंधा युग को आपको याद रखना पड़ेगा, धर्मवीर भारती का है, 1955 में। यह कथा युद्ध की है, अंधों के माध्यम से महाभारत से ली गई कथा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर आता है सूखा सरोवर, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, अंधा युग भी, सूखा सरोवर भी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मी नारायण लाल का है, 1960 में प्रकाशित हुआ है। आगे हाँ, ये भी है, एक कंठ विषपाई, दुष्यंत कुमार जी का है, जिसमें 1963 में प्रकाशित हुआ है। शिव और सती की पौराणिक कथा, गाथा यानी सतीदाह की कथा इसमें देखने को मिलती है, उसी का चित्रण इसमें वर्णन हुआ है। ठीक है, सती और शिव और सती का। तो आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रियदर्शी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अजय जी का है। ठीक है, आगे अग्निलिपि भी इंपॉर्टेंट है, भारत भूषण अग्रवाल का है, 1976 में। राम कथा, पात्र सीता, राम वाल्मीकि हैं इसके। ठीक है, ये भी देख लीजिएगा, उत्तर प्रदर्शी का यहाँ दिया है, अशोक की आत्म पीड़ा से मुक्ति की कथा का चित्रण इसमें दिखाया गया है। आगे हाँ, कल्पांतर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गिरजा कुमार माथुर का, 1983 में। सूरदास वीरेंद्र नारायण जी का है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करती हूँ कौन सा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, सूत पुत्र चाहे तो आप याद रख लें, सूत पुत्र को, ये सूत पुत्र है, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा, विनोद रस्तोगी का है। बाकी कल्पांतर को आप याद रखें, सूरदास को भी देख लीजिएगा। उत्तर प्रियदर्शी, अग्निलीक, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। एक कंठ विषपाई और सूखा सरोवर, अंधा युग। ठीक है, इतना इधर देखिएगा। इसके बाद आपको पंत जी के देखने हैं, और इसके बाद ये 4 देख लेने हैं। ठीक है, ये 4 आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये रचनाएं हमारी इसके लिए इंपॉर्टेंट है, गीत नाट्य के लिए परीक्षा में यहाँ से प्रश्न अवश्य बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर। अब आगे चलते हैं, एक और टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं भारतीय काव्य शास्त्र की। ठीक है, भारतीय काव्य शास्त्र के आचार्यों के कौन कौन से ग्रंथ हैं जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अच्छे से आपको याद रखना है, और इतने ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इतने इतने में से आएंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे भरत मुनि है, नाट्य शास्त्र है, दूसरी सदी के हैं ये, तो आप याद रखिएगा।
दूसरे आते हैं भामह, ठीक है, भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार, 6 भाग में है, 6ठी सदी मध्यकाल के हैं भामह। दंडी आते हैं, इसके बाद इनका आता है काव्यादर्श, 4 भाग में है, 7वीं सदी उत्तरार्ध के हैं। आगे वामन है, वामन जी का हमारा जो ग्रंथ है इनका काव्यालंकार सूत्र वृत्ति है, 5 परिच्छेद में विभाजित है, 8वीं 9वीं सदी के बीच के हैं ये। उद्भट्ट हैं, काव्यालंकार सार संग्रह है, 9वीं शती पूर्वार्ध के ये माने जाते हैं उद्भट्ट। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक है जो कि 9वीं शती का मध्य भाग है, ठीक है। शंकुक आते हैं, इसके बाद शंकुक भी 9वीं शती के ही हैं। रुद्रट आते हैं, रुद्रट का काव्यालंकार 16 अध्याय में है और 10वीं सदी के रुद्रट माने जाते हैं, ठीक है। राजशेखर की बात करूं तो देखो राजशेखर काव्य मीमांसा इनका ग्रंथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 880 से 9 से 20 के मध्य, या यूं कहें कि 9वीं शती, ठीक है, 9वीं 10वीं या कभी कहीं पर इनका 10वीं शती इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। राजशेखर का आप 10वीं शती ही देखें, 10वीं शती इनका उल्लेख मिलता है। आगे धनंजय आते हैं, धनंजय का 10 रूपक ग्रंथ बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10वीं शती है। भट्ट नायक का हृदय दर्पण आपको याद रखना पड़ेगा, 10वीं शती का मध्यकाल, ठीक है। आगे आते हैं लोलट हैं, लोलट ठीक है, ठीक है, लोलट जो है वो उद्भट्ट और अभिनव गुप्त के बीच के माने जाते हैं, ठीक है। और तो अभिनव गुप्त हमारे हैं 10वीं 11वीं शती, तो आप इनको भी मानिए कि ये 10वीं शती मध्य के हैं, लोलट 10वीं शती मध्य के आसपास के हैं, ठीक है। आगे आते हैं कौन, कुंतक हैं, कुंतक के ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती 10वीं 11वीं शती। कुंतक माफ कीजिएगा अभिनव गुप्त का है, ठीक है, ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती। वक्रोक्ति कुंतक जी का है वक्रोक्ति जीवितम जो कि 10वीं 11वीं शती के मध्य का इनका जन्म समय माना गया है, ठीक है। आगे आते हैं भोजराज, ठीक है, भोजराज आते हैं, तो भोजराज का श्रृंगार प्रकाश है, सरस्वती कंठाभरण है, 11वीं शती का पूर्वार्ध। महिम भट्ट है, व्यक्ति विवेक इनका ग्रंथ है, 11वीं शती का मध्यकाल। क्षेमेंद्र का इंपॉर्टेंट है तीनों, ठीक है, कवि कंठाभरण, दशावतार चरित्र, औचित्य विचार चर्चा, तीनों इंपॉर्टेंट है, 11वीं शती उत्तरार्ध इनका समयकाल है, ठीक है। मम्मट का काव्य प्रकाश बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11वीं शती का उत्तरार्ध है। हेमचंद्र है काव्यानुशासन 12वीं शती। रुयक का अलंकार सर्वस्व है, 12वीं शती मध्यकाल। जयदेव का चंद्रालोक भी इंपॉर्टेंट है, 13वीं शती मध्य भाग है। विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है, और 14वीं शती। आगे आते हैं पतंजलि का महाभाष्य, तो पूछा नहीं जाता है। रूप गोस्वामी के ये तीनों याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, उज्जवल नीलमणि और नाट्य चंद्रिका, यदि ये ना भी याद हो दोनों तो उज्जवल नीलमणि आपको याद रखना पड़ेगा, 14वीं 15वीं शताब्दी। केशव मिश्र का तो देखो पूछा नहीं जाता, हाँ, अप्पय दीक्षित का चित्र मीमांसा और कुवलयानंद, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, 16वीं 17वीं शती। आगे जगन्नाथ आते हैं, जगन्नाथ दास जी का रस गंगाधर बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वीं शती मध्य भाग, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनको आपको अच्छे से याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलो एक बार निष्कर्ष बता देती हूँ कि अब कौन कौन से जगन्नाथ को आप याद रखें, इनकी रचना याद रखें, अप्पय दीक्षित हैं। फिर इसके बाद आते हैं कौन सा, रूप गोस्वामी का उज्जवल, रूप गोस्वामी का, माफ कीजिएगा, हाँ, रूप गोस्वामी का उज्जवल नीलमणि। आगे आपको विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, जयदेव का चंद्रालोक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद रुयक का अलंकार सर्वस्व है, हेमचंद्र का काव्यानुशासन है, ठीक है, मम्मट का काव्य प्रकाश है। आगे क्षेमेंद्र का कवि कंठाभरण आपको याद रखना पड़ेगा। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। भोजराज को आप याद रखें, भोजराज का सरस्वती कंठाभरण। फिर कुंतक का आपको फ्रेंड्स याद करना पड़ेगा, ठीक है, कुंतक का और अभिनव गुप्त का दोनों का रचनाओं और इनका आपको समय काल, ठीक है, या तो रचना पूछी जाएगी या तो समय काल, ठीक है। लोलट को भी आप ध्यान रखें। भट्ट नायक धनंजय, है ना, भट्ट नायक का हृदय दर्पण भी इंपॉर्टेंट है। धनंजय हैं, राजशेखर हैं, इनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ, ठीक है। रुद्रट का काव्यालंकार आप याद रख सकते हैं, और आनंदवर्धन इंपॉर्टेंट है। उद्भट्ट भी हैं, और आगे बता दूं, हाँ, वामन दंडी भाम है भरत मुनि, ठीक है, वामन दंडी भाम है भरत मुनि का आप परिचय आप जरूर याद रखें, ठीक है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगले क्लास में। तो आपको क्लास कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूंगी, ये समय है, देखो भाई, परीक्षा की तिथि या फॉर्म फिल करने की डेट आपके पास नहीं है, तो आप चाहें तो आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट करें और करते रहें।
यदि आपको लगता है कि आप किसी कोर्स में ज्वाइन नहीं हैं, तो आप करें कि पहले प्रीवियस ईयर प्रश्न को एक बार एनालाइज कर लें, इसके बाद अपनी तैयारी को देखें और एक-एक टॉपिक को या पहले एक यूनिट का प्रीवियस ईयर प्रश्न में ढूँढें कि कितने प्रश्न बने थे और प्रश्न कैसे बनते हैं, और उनको आप एक तरह एक कॉपी में या अपने आप नोट डाउन करके रख लें। इसके बाद फिर तथ्यों को ढूँढना स्टार्ट करें अपनी कॉपी या बुक में या फिर यूट्यूब वीडियो पर या फिर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर, ठीक है? इसी तरह आप फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए आप इस तरह कर सकते हैं। ये मतलब काफ़ी कारगर सिद्ध होगा आपकी परीक्षा के लिए, है ना? तो बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद।